बच्चों, पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने प्रोफेसर दत्त के अकाल और निकाय से संबंधित आर्थिक विचारों का अध्ययन किया था। अब हम प्रोफेसर दत्त के कृषि संबंधी, उद्योग, सार्वजनिक वित्त, रेलवे सिंचाई आदि विचारों पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हो, प्रोफेसर दत्त अपने ज़माने के उच्च श्रेणी के आर्थिक चिंतक हैं। प्रोफेसर दत्त ने कृषि संबंधी विचारों के बारे में एक प्रशासनिक अधिकारी होने के कारण कृषि, भूधारण व्यवस्था, लगान, कृषकों की यथार्थ स्थिति से निकट रूप से जुड़े हुए थे। भारतीय अर्थव्यवस्था की दयनीय स्थिति का विवेचन करते समय उन्होंने सर्वाधिक ध्यान कृषि पर दिया। दत्त ने बताया कि भारत सरकार की आय का मुख्य स्रोत लगान है। लगान का सार्वजनिक आय में 1/3 अंश ब्रिटिश काल में लगान निकासी का मुख्य स्रोत बन गया। ब्रिटिश काल में लगान की 2 प्रकार की व्यवस्थाएं थी। नंबर 1 जमींदारी प्रथा और नंबर 2 रैयतवाड़ी प्रथा। ये 2 प्रथाएं पुनः 2 प्रकार की हो सकते हैं। प्रथम स्थायी बंदोबस्त और दूसरी अस्थायी बंदोबस्त। भारत में जमींदारी प्रथा के दोनों रूप देखने को मिलते थे, लेकिन रैयतवाड़ी स्थायी बंदोबस्त के रूप में नहीं थी। सर थॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी का स्थायी बंदोबस्त का स्वरूप भी प्रस्तुत किया था, परंतु उसे लागू नहीं किया गया था। प्रोफेसर आर.सी. दत्त ने एक अधिकारी के रूप में 1874 में बंगाल के स्थायी बंदोबस्त पर सशक्त प्रहार किया और इसे कॉर्नवालिस की जबरदस्त गलती बताई। इसी कारण दत्त को सदैव जमींदारों के कोपभाजन का शिकार होना पड़ा। रैयतवाड़ी की आलोचना करते हुए उन्होंने इसकी 4 विशेषताएं बताई। जैसे नंबर 1 रैयतवाड़ी में लगान की दर ऊंची रहती है, वह मात्रा स्थिर नहीं रहती। नंबर 2 रैयतवाड़ी किसानों को धन संचय हेतु प्रेरित नहीं करती। नंबर 3 रैयतवाड़ी राजस्व अधिकारियों के मध्य भ्रष्टाचार का एक प्रमुख कारण थे। अंतिम, यह श्रम के शोषण को प्रोत्साहित करती थी। इस तरह से हम देखते हैं कि उन्होंने कृषि के ऊपर अपने विचार। इसके बाद हम बात कर रहे हैं भारत के उद्योग के बारे में। 19वीं सदी में के प्रारंभ में भारतीय अर्थव्यवस्था पूर्णतः कृषि आधारित नहीं थी। यहाँ लघु और कुटीर उद्योग उन्नत अवस्था में थे। भारत में शोषण का आरंभ औद्योगिक शोषण से ही हुआ। इस शोषण के कारण भारतीय लघु और कुटीर उद्योग नष्ट हो गए थे। दत्त ने अपनी पुस्तक द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया द विक्टोरियन एज के प्रस्तावना में लिखा कि ब्रिटिश सरकार ने ऐसी नीति अपनाई कि भारतीय उद्योग समाप्त हो जाएं व ब्रिटिश उद्योग का विस्तार हो। भारतीय वस्तुओं के इंग्लैंड में आयात को भारी शुल्क लगाकर प्रोत्साहित किया गया। भारत में ब्रिटिश वस्तुओं के निर्यात को नाम मात्र शुल्क लगाकर प्रोत्साहित किया। इस तरह से हम देखते हैं भारत के व्यापार को दोहरा नुकसान हुआ। एक तो भारतीय माल जो विदेशों में जा रहा है उस पर टैक्स लगाया गया, और एक भारत में जो माल विदेशों से जा रहा है उसको नाम मात्र टैक्स देना पड़ा। ब्रिटिश नीति के दोहरे पहलू थे। भारत में ब्रिटिश उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन और ब्रिटिश तैयार माल का भारत में उपयोग। उन्होंने प्रसिद्ध इतिहासकार H.H. विल्सन को उद्धृत करते हुए लिखा कि राजनीतिक अन्याय को एक हथियार के रूप में सहारा लेते हुए ब्रिटेन ने अपने मुख्य प्रतिद्वंदी को प्रतियोगिता से बाहर कर दिया, जिससे वह बराबर की शर्तों पर कभी सामना नहीं कर सकता था। इस तरह से उन्होंने अपने विचार उद्योग के बारे में लिखे।
अब बात आती है सार्वजनिक वित्त की। प्रोफेसर दत्त ने सार्वजनिक वित्त के तीनों पक्षों सार्वजनिक आय, सार्वजनिक व्यय और सार्वजनिक ऋण पर प्रकाश डाला। नंबर 1, सार्वजनिक आय, पब्लिक रेवेन्यू। इसका मुख्य स्रोत करारोपण था। यह करारोपण भारत में बहुत अधिक था। भारत में कर की मात्रा ब्रिटेन से 40% अधिक थी। इसका मुख्य स्रोत भूमि पर लगान था। कर आय को ब्रिटेन के हितों के अनुसार काम में लिया जाता था। दूसरा, सार्वजनिक व्यय, पब्लिक एक्सपेंडिचर। भारत में सार्वजनिक व्यय की संरचना ब्रिटिश हितों की पूरक है। यदि रेलवे या सिंचाई पर होने वाले व्यय को हटा दे तो अधिकांश व्यय नागरिक व सैन्य प्रशासन पर किया जाता है। नंबर 3, सार्वजनिक ऋण, पब्लिक डेट। ब्रिटिश हितों की परिपूर्ति के कारण भारत प्रारंभ से ही सार्वजनिक ऋण से ग्रस्त रहा। ध्यान देने योग्य बात है कि जब इंग्लैंड में सार्वजनिक ऋण कम हो रहे थे तब भारत में क्यों बढ़ रहे। जब 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत का शासन ब्रिटिश सरकार को सौंपा था, उस समय भारत पर ऋण की मात्रा 17 मिलियन पाउंड थी। कंपनी ने भारत को दी गई सेवाओं के बदले में 150 मिलियन पाउंड वसूल किए। जो विस्तृत दृष्टि से पूर्णतः गलत व अन्यायपूर्ण थे। इतना ही नहीं, उन्होंने अफगान युद्ध, चीन युद्ध व भारत से बाहर लड़े गए युद्धों की भी कीमत वसूल की। ब्रिटिश साम्राज्य के प्रारंभिक 18 वर्षों में यह सार्वजनिक ऋण दोगुना होकर 1877 में 140 मिलियन पाउंड हो गया। 1900 तक यह तेजी से बढ़कर 220 पाउंड हो गया। इस ऋण पर भारी मात्रा में ब्याज चुकाना होता था। दत्त ने बताया कि महत्वपूर्ण तो यह है कि ब्रिटिश काल में 1878 व 1897 के अफगान युद्ध का व्यय भी भारत के खजाने से चुकाया गया, जबकि उस समय हमें अकाल सहायता की ज़्यादा जरूरत थी। कहने का तात्पर्य है, जब हमें मरहम लगाने की जरूरत थी उस समय हमारे पर चोट दी गई। तो ये उनकी नीति का एक हिस्सा था। इसके बाद बात करें रेलवे और सिंचाई। भारतीय प्रशासन इंग्लैंड की जनता की धारा से प्रभावित था, न कि भारतीय जनता के विचारों से। अंग्रेजों ने रेलों के महत्व को समझा, भारतीय सिंचाई के महत्व को नहीं। 1902 तक रेलवे पर 226 मिलियन पाउंड व सिंचाई पर मात्र 24 पाउंड व्यय किया गया। इस तरह से हम देखते हैं रेलवे और उस सिंचाई की तुलना की जाए किस तरह से ब्रिटिश प्रशासन ने भारत में खर्च किया। और बात आती है कीमत और मजदूरी की, प्राइसेज एंड वेजेज। कृषि क्षेत्र में प्रति व्यक्ति आय वार्षिक 1 पाउंड से भी कम थी। ब्रिटिश काल में भारत में मजदूरी का स्तर काफ़ी नीचा था। इस तरह से हम देखते हैं प्रोफेसर दत्त के अनुसार भारत के लोगों की उस समय दयनीय स्थिति थी, जो कि पूर्णतया ब्रिटिश प्रशासन द्वारा थोपी गई नीतियों के कारण था। ठीक है, थैंक यू। आगे हम दूसरे वाले टॉपिक पे बात करें।